मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जंग के आज 22वां दिन है। रमजान के अलविदा जुमे पर ईरान ने इजराइल के यरूशलेम पर जोरदार मिसाइल अटैक किया। इजरायली सेना ने यरूशलेम के पुराने हिस्से पर ईरानी मिसाइल के टुकड़े के गिरने से हुए धमाके का वीडियो भी जारी किया। सेना के मुताबिक ईरानी मिसाइल के टुकड़े पवित्र वेस्टर्न वॉल और डोम ऑफ रॉक कंपाउंड से की तरफ जाने वाले रास्ते पर महज 500 मीटर की दूरी पर एक गेट के पास फटा। हालांकि इस धमाके में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन पूरे शहर में दहशत फैल गई। ईरान का सेंट्रल इजराइल के रिहायशी इलाकों पर लगातार मिसाइल अटैक जारी है। इजरायली सेना के मुताबिक रेहोवोट शहर पर हुए मिसाइल ब्लास्ट में 2 आम नागरिक घायल हो गए, जबकि एक मकान में जबरदस्त आग लग गई और मलबा सड़कों पर फैल गया। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने गुरुवार को ईरान की मिसाइल पावर के खत्म होने का दावा किया था। इसके जवाब में रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने शुक्रवार को सेंट्रल इजराइल और यरूशलेम को निशाना बनाया कर मिसाइल की बारिश कर दी। हालांकि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइल को हवा में ही तबाह कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाटो को कायर बताए जाने के बाद ब्रिटेन ने जंग पर अपनी नीति में बदलाव करते हुए सामूहिक आत्मरक्षा का हवाला देते हुए अमेरिका का साथ देने का फैसला किया है। इसके तहत ब्रिटेन ने ईरान के खिलाफ अपने मिलिट्री बेस RAF फेयरफोर्ड और डिएगो गार्सिया के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। इस फैसले के तुरंत बाद अमेरिका के B-52 बॉम्बर फाइटर जेट ने फेयरफोर्ड बेस से मिडिल ईस्ट के लिए उड़ान भरी है। राष्ट्रपति ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए अपनी सेनाएं नहीं भेजने पर नाटो देशों को कायर कहा था। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की मदद के बिना नाटो देश कागजी शेर है। वो हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने के लिए हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। ऐसे में कायरो को इतिहास में याद रखा जाएगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने ईरान को न्यूक्लियर पावर तक बता दिया। उन्होंने कहा कि नाटो देश न्यूक्लियर पावर ईरान से डर रहे हैं, लेकिन हमने ईरानी सेना पर बड़ी जीत हासिल कर ली है। जंग के बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी का बड़ा बयान सामने आया है। मुस्तफा ने कहा कि तुर्की और ओमान में जो हमले हुए हैं वो हमने नहीं कराए हैं। इन हमलों से ईरान का कोई लेना देना नहीं है। मुस्तफा ने इजराइल पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुस्लिम देशों को लड़ाने के लिए ये हमले इजराइल ने कराए हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने खाड़ी के मुस्लिम देशों को ईरान का भाई बताते हुए कहा कि ईरान का मुस्लिम देशों के साथ विवाद करने का इरादा नहीं है। हम इस्लामी देशों के साथ संघर्ष या जंग नहीं चाहते हैं, वो हमारे भाई हैं। पेज़ेश्कियान ने ट्रंप पर ईरान के खिलाफ झूठ फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि वो दुनिया को झूठा भरोसा दिला रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की ओर बढ़ रहा है और सामूहिक विनाश करने का इरादा रखता है। दुर्भाग्य है कि कई लोग इन झूठे दावों पर यकीन करते हैं। ईरानी सेना ने एक बार फिर से दुश्मनों को बड़ी चेतावनी दे दी है। अरब के ऑयल डिपो पर हमले के बाद ईरानी सेना फुल फॉर्म में नजर आ रही है। अब ईरान ने दुश्मन के सार्वजनिक इलाकों पर भी बम बरसाने की वार्निंग दे दी है। ईरानी सेना ने कहा है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों को जंग का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम दुश्मन देशों के पार्क, टूरिस्ट प्लेस पर भी हमले करेंगे। ईरान के साथ लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजराइल का जमीन और हवाई ऑपरेशन लगातार जारी है। इजरायली सेना ने पिछले 21 दिन में हिजबुल्लाह के 570 लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया। इजरायली सेना के मुताबिक IDF ने अब तक हिजबुल्लाह के 2000 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया, जिसमें 120 कमांड पोस्ट, 100 से ज्यादा हथियार गोदाम और 130 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर को तबाह करने में कामयाबी मिली है। मोदी ने बहरीन में ऊर्जा और बुनियादी ढांचे पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। प्रधानमंत्री ने बहरीन के किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा से फोन पर बात की और पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। मोदी ने समुद्री जहाज की सुरक्षा सुनिश्चित करने और जहाजरानी मार्गों को खुला करने और सुरक्षित रखने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने बहरीन के लोगों को ईद उल फितर की शुभकामनाएं भी दी हैं। मिडिल ईस्ट संकट की वजह से भारत में प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। स्पीड पेट्रोल के दाम में प्रति लीटर ₹2.09 से ₹2.35 तक की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि रेगुलर पेट्रोल के दाम सामान्य हैं, तो वहीं इंडस्ट्रियल डीजल के दाम में भी भारी उछाल देखा गया। प्रति लीटर ₹22 की बढ़ोतरी के साथ इंडस्ट्रियल डीजल की कीमत ₹109.59 प्रति लीटर हो गई है। देश में LPG संकट के बीच सरकार ने फिर माना है कि स्थिति चिंताजनक है। हालांकि डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास गैस की कमी नहीं है। अच्छी बात यह है कि पैनिक बुकिंग में काफी कमी आई है। गुरुवार को करीब 55 लाख बुकिंग हुई, जो कि नॉर्मल है। कालाबाजारी और जमाखोरी पर नजर रखने के लिए सभी राज्यों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। पिछले एक हफ्ते में करीब 11,300 टन कमर्शियल LPG उपभोक्ताओं को दी गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने फिर से साफ किया है कि देश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। राजस्थान के झुंझुनू में गैस की किल्लत से हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को मैदान में उतरना पड़ा।
दरअसल गैस एजेंसी पर लोगों की भारी भीड़ जुटना शुरू हो गई। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए, जिसके बाद पुलिस थाने के सामने गाड़ी खड़ी कर लोगों को सिलेंडर बांटे गए। इस दौरान कई लोगों को मायूस होकर लौटना पड़ा। लोगों का कहना है कि बुकिंग के बावजूद कई दिनों तक सिलेंडर नहीं मिल रहे। देश में जारी रसोई संकट के बीच अब बाहर से खाना मंगाना भी महंगा हो गया है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो ने अपने कस्टमर्स को बड़ा झटका दिया है। शुक्रवार से हर ऑर्डर पर 12.5 रुपए की जगह 14 रुपए 90 पैसे का एक्स्ट्रा GST वसूला जाएगा। मिडिल ईस्ट संकट की वजह से गैस और डिलीवरी में आ रही दिक्कतों को लेकर फैसला लिया गया है। ईंधन महंगा होने से कंपनी के ऑपरेशन पर भी असर पड़ रहा है। ईद उल फितर का त्योहार आज देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे को ईद की बधाइयां दे रहे हैं। नमाज अदा करने के लिए सुबह से मस्जिदों और ईदगाहों में लोग उमड़ रहे हैं। रमजान के पवित्र महीने की समाप्ति के साथ ही देर रात तक बाजारों में खूब रौनक दिखी और लोगों ने जमकर खरीदारी की। ईद उल फितर पर दिल्ली समेत देश भर में कड़ी सुरक्षा है। राजधानी दिल्ली में ईद के मौके पर इस बार हाईटेक और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हाल ही में उत्तम नगर हत्याकांड और अन्य घटनाओं को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने करीब 15,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की। पुलिस बल ने संवेदनशील जगहों पर फ्लैग मार्च किया। खास बात यह रही कि इस बार सुरक्षा व्यवस्था में ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सहारा लिया जा रहा है, ताकि हर गतिविधि पर सटीक नजर रखी जा सके। मुंबई में भी ईद का ऐलान होते ही लोग मुस्लिम समुदाय के लोग बाजार में उमड़ गए और जमकर खरीदारी की। मुंबई के मोहम्मद अली रोड पर देर रात तक रौनक रही। मस्जिद और इमारतों को लाइट से सजाया गया। लोगों ने कपड़ों से लेकर खाने पीने के सामान खरीदे। बड़ी संख्या में महिलाएं भी शॉपिंग करती नजर आई। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी आज कोलकाता के रेड रोड पर नमाज कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। नमाज अदा करने के बाद वो लोगों को संबोधित भी करेंगी, जिसमें माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव का मुद्दा उठा सकती है। कार्यक्रम में टीएमसी के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी भी ममता के साथ रहेंगे। उधर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी आज कोलकाता के कालीघाट मंदिर में उसी वक्त पूजा करेंगे जब ममता नमाज कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। ममता बनर्जी ने बंगाल चुनाव को लेकर मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। दीदी के 10 वचन में हर वर्ग को साधने की कोशिश हुई। महिलाओं को लक्ष्मी भंडार योजना के तहत हर साल 18,000 रुपए हमेशा मिलते रहेंगे। बेरोजगारों को नौकरी न मिलने तक युवा साथी योजना का लाभ मिलेगा। दुआरे चिकित्सा योजना के तहत घर घर इलाज लाने का वादा भी किया गया। ममता ने कहा कि हम आने वाले दिनों में जिलों की संख्या भी बढ़ाएंगे। बंगाल को इंडस्ट्रियल हब बनाने पर फोकस है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह बंगाल को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने सबका विनाश कर दिया है। बंगाल में अघोषित राष्ट्रपति शासन लगा दिया। चुनाव की घोषणा के बाद से अब तक कई अधिकारी हटाए गए, टारगेट कर लोगों के नाम काटे गए। ममता ने कहा कि बंगाल की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। बंगाल पर कब्जे का अपना सपना कभी कामयाब नहीं होगा। बंगाल में चुनाव से पहले ईडी ने 16 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की और इस दौरान एक फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ। इसके जरिए विदेशी लोगों को चूना लगाकर करोड़ों की कमाई की गई। एजेंसी ने आरोपियों के पास से FD, सोने के सिक्के, 2.5 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल डिवाइस और 20 करोड़ की प्रॉपर्टी के कागजात जब्त किए। 2 बांग्लादेशी पासपोर्ट और 4 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की। 88 महंगी शराब की बोतलों को भी बरामद किया गया। यूपी के मिर्जापुर में बच्चों को लेकर हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि 2 पक्षों में लाठी डंडे चलने लगे। धारदार हथियारों से हमले किए गए। दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी भी हुई और इस दौरान दोनों पक्षों से करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोनों पक्षों की ओर से थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिस पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। यूपी के गोरखपुर में पुलिस ने हाईवे पर बाइक से स्टंटबाजी करने वाले एक युवक को हिरासत में ले लिया। उसकी बाइक भी जब्त कर ली गई और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पीपीगंज थाना क्षेत्र में बाइक से स्टंट करने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें युवक एक पहिए पर बाइक चलाता दिखा। यूपी के कानपुर में बिल्हौर नगर पालिका क्षेत्र में सांडों का आतंक फिर से बढ़ गया है। इलाके में सांड ने एक शख्स पर भीषण हमला किया, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें सांड ने शख्स को काफी दूर तक दौड़ाया, फिर सिंग में फंसाकर उछाल दिया, जिसके बाद वो सड़क पर गिर गया। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यूपी पुलिस ने एक और बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। फैक्ट चेक और सुसाइड रोकने से जुड़ी पहल के लिए यूपी पुलिस को 2 ET अवार्ड्स मिले हैं।
दिल्ली के हयात होटल में ये अवार्ड्स दिए गए। 2017 में शुरू हुई फैक्ट चेक पहल के जरिए अब तक 4000 से ज्यादा फर्जी पोस्ट का खंडन किया गया और अफवाहों को लेकर 318 एफआईआर दर्ज हुई। तो वहीं पुलिस के मेटा सुसाइडल अलर्ट के चलते अब तक 2000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचाया गया। दोनों ही पहल से यूपी पुलिस का नाम देश भर में रोशन हुआ है। दक्षिण कोरिया के डेजोन शहर में एक ऑटो फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। धमाके के बाद देखते देखते आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी और आसमान में घना काला धुआं छा गया। फैक्ट्री की आग में कम से कम 55 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। आग में झुलसे लोगों में 24 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि 14 लोगों की तलाश जारी है। हादसे के वक्त फैक्ट्री में 170 वर्कर मौजूद थे। फैक्ट्री में भारी मात्रा में केमिकल होने की वजह से आग तेजी से फैली। फिलहाल फैक्ट्री में आग लगने की वजह का पता लगाया जा रहा है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अपनी 13 साल की बेटी किम जू ये के साथ युद्धाभ्यास में टैंक पर बैठे नजर आए। सरकारी मीडिया ने एक वीडियो जारी किया जिसमें किम जोंग उन एक टैंक के ऊपर सैनिकों के साथ बैठे दिख रहे हैं, जबकि उनकी बेटी किम जो ये ऑलिव ग्रीन रंग के टैंक के ड्राइवर की सीट के पास से सिर बाहर निकाले नजर आ रही हैं। टैंक के बाद किम जोंग उन ने बेटी के साथ पैदल ही सेना का निरीक्षण किया और फिर दोनों ने ड्रोन और मिसाइल्स के ऑपरेशंस भी देखे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इस साल को दूसरी बार अपने मिशन मून के लिए रॉकेट को फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड पर भी पहुंचा दिया है। मिशन आर्टेमिस सेकंड के तहत 98 मीटर लंबे रॉकेट से 4 एस्ट्रोनॉट्स को अप्रैल की शुरुआत में चंद्रमा के लिए रवाना करने की तैयारी हो रही है। मिशन मून में पहले ही काफी देरी हो चुकी है। हाइड्रोजन लीक और हीलियम लाइन में खराबी की वजह से रॉकेट को मरम्मत के लिए हैंकर में भेजा गया था। इस मिशन के तहत एस्ट्रोनॉट्स चंद्रमा पर उतरेंगे नहीं बल्कि उसके चक्कर लगाकर धरती पर लौट आएंगे। हॉलीवुड एक्शन स्टार और मार्शल आर्ट जीनियस चक नॉरिस का 86 साल की उम्र में देहांत हो गया है। चक नॉरिस के परिवार के मुताबिक गुरुवार को उनका अचानक देहांत हो गया। परिवार ने गोपनीयता का हवाला देते हुए बताया कि अंतिम समय में वो परिवार से घिरे थे और शांत थे। फिल्मों और टीवी में स्टार बनने से पहले चक नॉरिस 6 बार विश्व प्रोफेशनल मिडिलवेट कराटे चैंपियन रह चुके थे और सेना में भी काम कर चुके थे। न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को तीसरे टी20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। ऑकलैंड में खेले जा रहे मैच में जीत दर्ज कर न्यूजीलैंड ने 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से बढ़त हासिल कर ली। साउथ अफ्रीका ने पहले खेलते हुए न्यूजीलैंड को 133 रनों का लक्ष्य दिया था। न्यूजीलैंड ने 17वें ओवर में 2 विकेट खोकर जीत लिया मैच। न्यूजीलैंड के लॉकी फर्गूसन को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। न्यूजीलैंड के टॉम लैथम ने 63 रनों की नाबाद पारी खेली। जोन कॉनवे ने 39 रनों की पारी खेली। तो वहीं साउथ अफ्रीका की तरफ से सिम्पामला और कप्तान केशव महाराज को एक विकेट मिला। उससे पहले साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 136 रन बनाए। साउथ अफ्रीका की तरफ से कोबानी मोकोएना ने 26 और जॉर्ज लेंडे ने 23 रनों की पारी खेली। न्यूजीलैंड की तरफ से जेमिसन सेंटनर और सीयर्स को 2-2 विकेट मिला। फर्गूसन सहित 3 खिलाड़ियों ने 1-1 विकेट झटके। पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर एल शिवरामाकृष्णन ने बीसीसीआई के कमेंट्री पैनल से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने संन्यास की जानकारी दी। शिवरामाकृष्णन ने बीसीसीआई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि 2 दशकों तक उन्हें टॉस और मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी जैसे प्रमुख भूमिकाओं के लिए लगातार नजरअंदाज किया गया है, जबकि नए लोगों को लगातार मौके मिलते रहे हैं। एल शिवरामाकृष्णन ने 1983 से 1986 तक भारत के लिए 9 टेस्ट और 16 वनडे मैच खेले हैं। आईपीएल में मथीशा पथिराना कोलकाता नाइट राइडर्स टीम का हिस्सा नहीं होंगे। पथिराना अभी चोटिल है और उनके श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के रिहैब सेंटर में ट्रीटमेंट चल रहा है। श्रीलंका बोर्ड से एनओसी मिलने के बाद पथिराना केकेआर की टीम के साथ जुड़ेंगे। केकेआर के हेड कोच अभिषेक नायर के मुताबिक हम श्रीलंका बोर्ड के संपर्क में हैं। उम्मीद है कि मिड अप्रैल तक पथिराना मैच खेलने के लिए पूरी तरह से फिट हो जाएंगे।